In progress. All right. So लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझाया था कि शुरुआत हुई हमारी डाल्टन एटॉमिक थियरी से 1808 में, और वहां पे हमने क्या सुना और समझा था कि एटम इंडिविजिबल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल है, और एटम को फर्दर तोड़ा, यही बात सुना था हम लोगों ने। डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यही कहानी सुनी थी, ये सुनो। अच्छा जी, फिर हमें उसके कुछ सालों के बाद, आपने ईयर मैंने कल बोला था देखने के लिए, देखा? कैथोड रे के जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए थे कौन से ईयर में हुए थे, आपने देखा? 97। अब आप कंपेयर करो, वहां से वहां पहुंचने में 90 साल के आसपास लगभग लग गए। तो ऐसा नहीं था कि एकदम से आया और अगले दिन किसी ने डिस्कार्ड कर दिया। तो रफली 90 इयर्स के बाद ये चीज क्लियर हुआ कि भाई एटम कैन बी डिवाइडेड, और एटम डिवाइड होकर के उसके अंदर क्या निकल के मिल रहा था हमें? इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन दिया था। कैसे पता चला था? तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में गैसेस की कंडक्टिविटी डिस्कवर करते करते लोगों को एक्सीडेंटली पता चला कि मटेरियल ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर अलग अलग गैसेस अंदर डाल करके चेक किया तो सभी के लिए जो कैथोड रे निकल के आ रही थी उसका वैल्यू Q/m का वैल्यू सेम आ रहा था, जो कि एक माइलस्टोन था ये बात समझने के लिए कि ये जो कैथोड रे के पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं वो सभी मटेरियल में प्रेजेंट है, सारे टाइप के मटेरियल में प्रेजेंट है। और जब सभी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि फंडामेंटल पार्टिकल एटम नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से है, जिसका नाम बाद में दिया गया। व्हाट इट? Q/m की वैल्यू हमारे पास पता चल गई थी, सबके लिए सेम थी। फिर एनोड का डिस्कवरी हुआ, फिर पता चला कि एनोड रे के जो Q/m की वैल्यूज हैं वो अलग अलग गैस के लिए, यहां तक कहानी ठीक थी। फिर हमें एक जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, तीनों नाम है उसके। ओके, तो आप बल्कि ये तीनों नाम लिख लेना, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और वो स्ट्रक्चर जरूर दिखा लेना उनके हिसाब से। वाटरमेलन जैसा स्ट्रक्चर होगा एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह एम्बेडेड है, और बाकी जो पूरा पार्ट है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यही बताया था ना? वाटरमेलन मॉडल भाई किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेट करते थे ताकि नॉर्मल लोग भी समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं ना। रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन, ओके, एंड प्लम पुडिंग मॉडल, एक ही बात है, ये सारे एक ही चीज को बताते हैं। गॉट इट? अब रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं? वेरी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालो और देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इसको या फिर किसी को क्या बोल सकते हो? एक लेके बाकी पीछे करते जाना। हाँ, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा स्कैटरिंग
experiment. Rutherford's alpha scattering experiment. तो इनका सेटअप बहुत जबरदस्त था। देखो, इनको टेस्ट करना था ना कि एटम क्या वाकई सॉलिड है, क्या पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही उनका पर्पस ही था चेक करने का कि क्या ये बात सच है या फिर उन्होंने जस्ट गेस किया और उसके हिसाब से बता दिया। तो उन्होंने क्या यूज किया सेटअप में, उसको देखो। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सैंपल ले लिया ना, ये मैं क्यूबिकल बना रहा हूं बट आप समझ लो कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सैंपल्स मैंने आपको बताया है कि रेडियो एक्टिव सैंपल ऐसे सैंपल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे स्पॉन्टेनियस अपने आप अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस निकलते हैं। तो इन्होंने जो सोर्स लिया रेडियो एक्टिविटी का, वो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव मेटल। तो बेटा अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज सिंपली व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? इट इज सिंपली He2+, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्योंकि अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचा ही क्या? न्यूक्लियस ही तो बचा। तो अल्फा पार्टिकल। और फिर यहां पे अच्छे से फील्ड अप्लाई करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, इस पॉजिटिव जो अल्फा पार्टिकल है 2+ चार्ज है ना, उस पर फील्ड लगा के उसको एक्सेलरेट कराया कि उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी हो जाए, स्पीड अच्छा खासा हो जाए। और यहां सामने उन्होंने क्या रखा? थिन गोल्ड फॉयल। भाई इसकी हैमर, आपको मालूम है मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, इजंट इट? आप हैमर करोगे तो उनके पतले से पतले शीट्स बनाए जा सकते हैं, इजंट इट? पतले से पतले। तो इसलिए उन्होंने थिन गोल्ड फॉयल, बहुत पतला, जितना पतला बन सकता था उतना ट्राई किया। हाँ, 100 नैनोमीटर, मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोन, माइक्रोमीटर के डायमेंशन तक, मतलब जितना पतला बन सकता था उतना ट्राई किया बनाने का। तो ये थिन गोल्ड फॉयल है। अच्छा, एक बात यहीं पे ध्यान रखना, गोल्ड का जो अपना एटॉमिक नंबर है एंड उसका जो मास नंबर है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हीलियम। वो तो 4 ही, हीलियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4। एंड इसका अगर मुझे करेक्ट याद है तो 195 के आसपास होता है। एक बारी करेक्ट वैल्यू बताओ आप लोग। 197 होता है, देख लेना। तो इसका मास नंबर 197 है, मतलब रफली आप मान लो 200 है और वो 4 है, उससे 50 गुना ज्यादा भारी है ये एटम। इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ कि इट इज जस्ट लाइक कि एक बच्चा अभी 1-2 साल का पैदा हुआ है और उसके सामने महाबली खली को ला दो, इज दैट बिग, एंड वो इतना छोटा सा है। तो अगर मैं उसको हाई वेलोसिटी से भी उसके पास फेंकूंगा तो उसको कुछ होगा क्या? बच्चे को नुकसान होगा ना। तो इट इज, अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक दैट स्मॉल किड एंड दिस इज जस्ट लाइक अ महाबली खली। अगर 1 एटम टू 1 एटम का कंपैरिजन कर रहे हो तो। गॉट इट ना? बाय द वे खली सब लोग जानते हो? नहीं होगा, ठीक है। मुझे मालूम है तुम लोग एंटरटेनमेंट तो जरूर ही देखते हो। देखो, फिर यहां पे क्या किया, इस साइड में डिटेक्टर लगा के रखा था। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एनोड रे की फाइंडिंग में जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते थे,
तो यहाँ पे भी, और ये डिटेक्टर बेटा पूरा सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो मैं बस उतना ही पोर्शन दिखा रहा हूं जितना मुझे काम है। ये प्लेट होता है, देखो ऐसे बिल्कुल जैसे ये प्लेट है ना, ऐसे सामने से ये प्लेट है, कर्व करके पूरा बनाया गया। और यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, टेलीस्कोप, जिससे हम इसको फिगर आउट कर सके कि कहाँ पे कोई पार्टिकल जाके पीछे टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है। तो कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, ये स्क्रीन थी हमारी कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, स्पेशल मटेरियल, जो इनविजिबल पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मल आंखों से, वो भी अगर जाके टकरा रहे हैं तो वहां पे अगर कोई लाइट प्रोड्यूस हो रही है, चमक आ रही है, तो उसके लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो एक्सपेक्टेशन क्या था रदरफोर्ड का या बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी का, कि भाई ये छोटा बच्चा जब जा करके यहाँ पे पहाड़ जैसे एटम से टकराएगा, तो अगर ये पूरा पूरा सॉलिड है, आपको मालूम है सॉलिड में एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, और इतना पतला किया है तो भी इसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे। भाई एटॉमिक साइज तो किस ऑर्डर का होता है बेटा, एंगस्ट्रॉम का। और भाई उस लेवल पे तो आप पतला ही नहीं कर पाओगे यार, दिखेगा ही नहीं आपको। तो जो भी आप विड्थ लोगे उसमें हो सकता है सामने के सामने आपको हो सकता है हजारों एटम दिखाई दे जिनको क्रॉस करके जाना है, और सभी एक से बढ़ के एक खली पड़े हैं, और यहां से इतना छोटा सा एटम आ रहा है गुस्से में कि आज तो मैं पिटाई कर दूंगा। तो इस साइड से आ रहा है, बताओ क्या होगा इसका, कुछ होगा? ज्यादा गुस्सा करने से कोई फायदा है नहीं, ठंडा रहे तो ज्यादा बेटर है, इधर आके टकराएगा और नीचे गिर जाना चाहिए। यही लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि इसको क्रॉस करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, इधर जाएगा टकरा करके और लड़ने के बाद इधर छटक के आएगा या इस साइड आएगा, यही होने वाला है, और तो कुछ होने वाला नहीं। डिफ्लेक्ट होकर के इट विल कम टू दिस साइड ऑफ द स्क्रीन, कोई चांस ही नहीं है क्रॉस होने का, चाहे मैं उसकी कितनी भी स्पीड लगा लूं, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्वेशन में क्या निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स most of them pass the thin gold foil without any deflection। कहोगे सर एक तरफ आप बोल रहे हो कि एटम दिखाई नहीं देता है, अल्फा पार्टिकल तो एटम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने से ही बना है, वो कैसे दिखाई दिया? आपको कैसे पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन में चले गए या बिना डिफ्लेक्शन के पास हुए? तो मैंने बोला कि ये कहां टकरा रहा है, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे, और उसमें चमक आएगी, और उस सिंटिलेशंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी से वी कैन प्रेडिक्ट कि मैक्सिमम पार्टिकल कहां हिट किए हैं। जहां पे ज्यादा इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होगा वहां पे पार्टिकल ज्यादा टकराए हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा सीधा बढ़। लेकिन इसमें से कुछ परसेंटेज में 2-4% में चीजें ऐसी भी देखने को मिली कि जो कि किसी अलग अलग एंगल पे गए, लेकिन इनके परसेंटेज बहुत कम थे, और बहुत ही कम, और किताबों में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है 1 in 20,000। अगर 2000 पार्टिकल आप भेज रहे हो तो उनमें ऐसा है जो बिल्कुल बाउंस बैक कर गया, सीधा गया, टकराया और सीधा ही वापस आ गया, बाउंस बैक कर गया। इसको ऐसे दिखाते हैं बाउंस बैक को, एरो इधर एरो इधर, मतलब उस साइड वेरी वेरी लेस। दैट वाज द ऑब्जर्वेशन। तो ये बढ़िया से बना करके ऑब्जर्वेशन लिखते हैं हम लोग, डायग्राम बना करके लिखो ऑब्जर्वेशन। क्या बेटा? हाँ बना लो आराम से, मैं टाइम दे रहा हूं।
कर लिया नोट सभी ने? ये डायग्राम बना लिया और ये थिन गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड के एटम को दिखा लो ताकि आपको आइडिया लगे, और इसको दिखा लो, यही अल्फा पार्टिकल है जो आ रहा है इसके सामने। कितना छोटा बच्चा। गॉट इट बेटा? लिखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थिन गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और ये पता कैसे चला? बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये अंडरस्टूड है, सारी कहानी लिखेंगे नहीं, कुछ समझेंगे भी। नोट्स बहुत बल्कि नहीं होना चाहिए, नोट्स कॉन्साइज होना चाहिए हमेशा, मिनिमम इंफॉर्मेशन में मैक्सिमम चाहिए। मोटा मोटा नोट्स बनाना है तो साइड बुक खरीद लो, एनसीईआरटी इतनी सी है, साइड बुक्स इतने मोटे मोटे, फिर पढ़ो। नोट्स हमेशा कॉन्साइज होना चाहिए कि हमें सारी इंफॉर्मेशन भी पता चल जाए और फालतू की चीजें भी उसके अंदर नहीं हो। तो इसलिए ये आप जिंक सल्फाइड लगा रहे हो, अंडरस्टूड है यहाँ पे कैसे हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? रुक, क्या ये चेक करना? गुड क्वेश्चन, ये खुद खुद चेक करना। चलिए आगे बढ़े अब, है ना? तो अब भाई पहला चीज तो ये है। दूसरा लिखो, few of the alpha particles undergone deflection from their path और वो ये है डिफ्लेक्टेड जो मैंने दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बस ये 2-3 मैंने दिखाया बेटा, बहुत सारे होते हैं, चलता रहता है। बट जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो हमें यहां मिलती है, यहां हल्की हल्की इंटेंसिटीज आपको देखने को मिलती है। सो फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरगॉन डिफ्लेक्शन एट डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। गॉट इट? अगला लिखिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लो 1 in 20,000। ये नंबर समझने के लिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, नियरली 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक। रक्षिता लिख लिया? वेरी फ्यू 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस्ड बैक। ये ऐसे दिखा लेना डायग्राम में अच्छे से ना, ये एरो के साथ। अब इतनी सारी कहानियां उनके साथ हुई तो वो इससे कंक्लूजन निकालना शुरू किए कि भाई ये क्यों हो रहा है। इससे आप मासेस के बारे में, एटॉमिक जो अरेंजमेंट है मास का और चार्ज का, उसके बारे में क्या इन्होंने इंफॉर्मेशन ट्रेस किया। मिटा दूं ये पूरा?
तो इन्होंने ट्रेस ये किया बेटा कि मैक्सिमम पार्टिकल अगर पास हो जा रहे हैं, इसका मतलब जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वरना अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो सॉलिड में एक दूसरे के कांटेक्ट में चीजें होती हैं, और मल्टीपल लेयर है तो ये टकरा के कभी पेनिट्रेट करके उस साइड नहीं जा सकता, है ना। और एंगल वगैरह इन सब पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए उन्होंने एक एस्टिमेट दिया कि जो मास है पूरे एटम का वो बहुत ही छोटे साइज में, जिसका साइज एटम के साइज से 1,00,000 गुना छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उन्होंने बोला पूरा मास एटम का इतने छोटे से पार्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और मजे की बात उन्होंने ये बताई, बेस्ड ऑन दीज डिफ्लेक्शंस, कि वो जो सेंटर है जिसके अंदर पूरा मास है वो सेंटर पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, एंड mass of atom is not distributed uniformly, rather it is present in a very small center called, जो उन्होंने नेम दिया उसको न्यूक्लियस का। गॉट इट। अभी भी प्रोटॉन नहीं बोला, ना तो न्यूट्रॉन बोला, अभी वो दूर की बातें हैं। अभी दिमाग में क्या है, न्यूक्लियस अपने आप में एक आइडेंटिटी के फॉर्म में अभी तक रिवील हुआ है। हम लोग अब कौन से एरा में जी रहे हैं? मॉडर्न एरा 2024, है ना। ये जो डिस्कशन हो रहा है कहां से, अभी से 200 साल पहले हम लोग चले, 1900 के आसपास तो हमें कहीं ना कहीं कैथोड रे के बारे में, इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में पता चला। उसी टाइम फ्रेम में ये डिस्कशन हो रहा है ना। वो बड़े फास्ट चीजें होती गई। एक बारी जहां कैथोड रे हुआ, लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे तरह तरह की चीजें डिस्कवर होने लगी, तो लोग अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनमें भाई ये उनको फाइंडिंग मिली कि हाँ चलो ये न्यूक्लियस है। अच्छा, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अब आप सोचो जरा उनके इस एस्टिमेट से सोचो, द साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना, 1 फर्मी, 1 फर्मी बोले तो 10 के पावर -15, और एटॉमिक साइज 1 एंगस्ट्रॉम, इसी को बोलते हैं ना। देखो 1,00,000 गुना छोटा हो गया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डायमेंशंस इतने ज्यादा डिफर कर रहे हैं कि इसको मैं बोर्ड पे दिखा ही नहीं पाऊंगा। न्यूक्लियस दिखा दिया तो मैं एटम नहीं दिखा पाऊंगा, एटम दिखाया तो मैं न्यूक्लियस नहीं दिखा पाऊंगा। समझो बात को। मान लो अगर न्यूक्लियस इतना बड़ा सा होता, इतना बड़ा, एक नॉर्मल जो मार्बल्स होते हैं, कंचे वाले जो होते हैं ना मार्बल्स, नॉर्मल इतना 1 सेंटीमीटर का, उसका अगर मैं ले लूं इतना बड़ा सा, बस इतना छोटा सा न्यूक्लियस यहाँ बीच में बिल्कुल हमारे क्लास के प्रेजेंट है, तो एटॉमिक साइज कितना होगा, 10 के पावर 5 टाइम ज्यादा है ना एटम का साइज। देखो, अरे ये -15 है, वो 10 है, -10, 1,00,000 गुना हुआ, 1,00,000 गुना बड़ा है एटम। कहने का मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत दूर तक फैले हुए, 1,00,000 गुना, 1,00,000 सेंटीमीटर हुआ। 1,00,000 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है, नहीं, 1,00,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इज इट और नॉट? अरे यार कैलकुलेट कर लो, तुम लोग तो अब स्मार्ट हो चुके हो कैलकुलेशन में। तो 1 किलोमीटर। अब आप इमेजिन करो कि अगर यहां न्यूक्लियस है तो एटम कितना बड़ा है। एटम यहां से आप सेक्टर 20 वाली जो लाइट है उसको भी क्रॉस कर जाओ, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर उसके बाद ही पड़ेगा, और ऐसे लेते हुए ऐसे सर्कल मार दो, कई सारे सेक्टर्स कवर हो जाएंगे। इतना बड़ा एटम है और उसका न्यूक्लियस इतू सा है, मतलब समझ।
Now just imagine if the force of the army of alpha particles are attacking on the atom. तो जब इस गोल्ड का न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो हीलियम का न्यूक्लियस तो थोड़ा और छोटा ही होगा क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम ही है। छोटे 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 बहुत सारे आ रहे हैं कि आज तो गोल्ड को हम चीर फाड़ देंगे। उस साइड से अब बताओ न्यूक्लियस के पास जो गोल्ड टकराएगा सिर्फ वही बाउंस बैक होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है बेटा। तो मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन ये बहुत ही गलत है जो फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको देखो मैंने बताया कि अगर ये 1 सेंटीमीटर हो जाए तो एटम मेरे रेंज के बाहर हो जाएगा। मुझे एकदम पूरे सेक्टर कवर कर लेने अगल बगल वाले चंडीगढ़ के, तो ऐसा हो जाएगा। तो आप सोचो अल्फा पार्टिकल खूब सारे आ रहे हैं, ये डॉट 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 बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, पूरी आर्मी आ रही है और मैं कम दिखा पा रहा हूं और ये सब अटैक कर रहे हैं। तो भाई इसके सामने जो आएगा, जो अल्फा पार्टिकल इसके सामने आएगा और अल्फा पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, वही रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा बेटा, ये इसको रिपेल करेगा प्लस। जैसे जैसे नजदीक आएगा फोर्स बढ़ता जाएगा रिपल्शन का, एकदम नजदीक आकर के ये बाउंस बैक हो जाएगा रिपेल होकर के पीछे। और बाकी कितने लोग कह रहे हैं जो जो यहां दूर से मतलब सेक्टर 20 की लाइटों से जाने वाला अल्फा पार्टिकल, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि काफी दूर है ये, वो सीधा सीधा निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं बोर्ड में ये चीज नहीं दिखा सकता, जो प्रैक्टिकल बात है समझने की कोशिश करो। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक आ रहे थे, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल यही सेक्टर 34 के अगल बगल, ये साइकिल स्टैंड एंड जो कार स्टैंड है यहाँ के पास से जो गुजर रहे थे, उन पे इसने फोर्स लगाया। कैसा फोर्स, रिपेल करने वाला। रिपेल करेगा तो ये जहां इधर रहे धक्का इधर की तरफ दे रहा है तो मुड़ जाएंगे ना ऐसे, तो यहां से ऐसे बेंडिंग शुरू हो जाएगी, इधर वाले इस साइड में बेंड हो जाएंगे और जो बिल्कुल सीधा जा रहा है वो, ध्यान रखना डायग्राम में कभी भी इसको क्रॉस मत करा देना कि न्यूक्लियस को ऐसे क्रॉस करके उस साइड चला गया, इतना पावर नहीं है ना, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है कई सारा। एक बारी तो ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक बारी क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम पे ही पूछ दिया था कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन का एंड कंक्लूजन का। तो समझ में आया। सो एज पर रदरफोर्ड, the whole mass and the positive charge of the atom is located at a very small nucleus जिसका साइज कितना है, 1 फर्मी के आसपास। समझ में आया। मैक्सिमम क्यों सीधा सीधा पास कर जा रहे थे, क्योंकि रास्ता पूरा खाली मिल रहा है। अब कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो सामने है ना, वो नहीं लड़ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन का कोई वैल्यू ही नहीं है प्रोटॉन के सामने। क्या हम लोगों ने देखा था एक प्रोटॉन कितना भारी है, 1836 टाइम्स मोर हैवियर। वो 50-60 खली ला दोगे ना तो उसके बराबर हो जाएगा प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके सामने। तो वो अगर चल भी रहा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आए सबको धक्का मारते हुए निकल सकता है। तो इसलिए जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क उनको, इसलिए वो रास्ता क्लियर करते हुए निकल जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, सो वो जाकर के स्क्रीन पे हिट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। तो ये बात आप डायग्राम बनाइए और नोट करिए। कंक्लूजन, कैसे पता चला? ये डिफ्लेक्शन से बेटा, वही तो समझा रहा था। ये डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि कोई चीज इन अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रही है। और दूसरा ये जो बाउंस बैक हो रहा है ये कब हो सकता है, तब फोर्स दे करके इसको पीछे भेज रहा हूं, तो ये इसके वजह से। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूक्लियस पे तो ये जिस तरह से जा रहा है वैसे ही जाता ना फिर, है ना। जब कोई चार्ज ही नहीं तो कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। चार्ज पार्टिकल विल रिपेल। आ रहा है बात समझ में? तो डायग्राम बना लिया, इसको बनाओ, इसको बनाओ बढ़िया से, ये डायग्राम बनाओ। ये सब क्या है बेटा, ये सब अल्फा पार्टिकल, और ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये बड़ा सा एटम, एक अकेला एटम बनाने की,
वही तो बाउंस बैक किया, इसीलिए तो ऐसे एरो बना के इधर दिखाया है। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए तो मैंने बताया कि बेटा ये जा करके डिफ्लेक्ट हो जाता है, पास जाके डिफ्लेक्ट हो जाता है। कर लिया, कंक्लूजन लिखो। सेंटर वाला जब बनाना तो आप अच्छे से इस बात का ध्यान रखना कि इसको क्रॉस नहीं कराना है, यहां तक लाके, और एकदम टच भी नहीं कराना है। टच क्यों कराओगे भाई? हाँ तो क्रिकेट बॉल तो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना, पूरा बड़ा सा क्या 5 किलोमीटर का, मतलब यही है ना, 1 लाख गुना बड़ा है, बस इतना दिमाग में रखो। प्रपोर्शन। कंक्लूजन क्या हुआ? अब आगे बढ़ने दो यार, क्यूरियोसिटी। एटम क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जो 1 लाख गुना बड़ा है वो हमारे परसेप्शन लिमिट के भी बहुत छोटा है। ये तो रिलेटिव डिस्कशन है, 1 लाख गुना बड़ा है। अब तुम कह दो कि एक योक्टोमीटर 10⁻⁻24 है और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 है, तो उससे लाख गुना क्या, 10⁻12 टाइम ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आपको दिखाई देगा एंगस्ट्रॉम? नहीं, क्योंकि हमारी जो लिमिट है देखने की वो बहुत नैरो, बहुत छोटी। इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि उस लेवल तक देख सके, है ना। चलो, आ रहा है बात समझ में? ठीक, ऑब्जर्वेशन हो गया जी, कंक्लूजन लिखो तो। द मास ऑफ द मास एंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is not distributed uniformly throughout the atom, is not distributed uniformly throughout the atom, बल्कि क्या है बेटा इसमें, बोलिए। rather it is located at a very small center very small centers, very small। नीचे लिखो very small centers। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। very small center, this center is named as nucleus। अगला पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एस्टिमेटेड, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एस्टिमेटेड, कितना बताओ? ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी, यानी 10⁻⁻15 मीटर। और वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, वेयर एज द साइज ऑफ एटम is of the order of angstrom, 10⁻⁻10 meter। गॉट इट? बोलिए, डायग्राम बना लिया सारा चीज। तो ये सब कहानी के बाद लोगों ने पूछा कि भाई अब तो आपने एटम को, जो जे थॉमसन का मॉडल था उसको आपने गलत प्रूफ कर दिया। आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन बाहर है और उसका जो पूरा मास है वो कहां लोकेटेड है? सेंटर पे। उस सेंटर को न्यूक्लियस आपने बोला। तो भाई आपके हिसाब से फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा हुआ? तो फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया आपने। अब आप समझो कैसा दिया उन्होंने मॉडल। इतनी फाइंडिंग्स आपके पास होती और थोड़ा बहुत फिजिक्स का ज्ञान होता आपके पास, तो आप भी वही बात बताते जो रदरफोर्ड ने बताया। तो अब बताओ, न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है,
और यहाँ सामने इलेक्ट्रॉन है। आई एम कंसिडरिंग दिस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट, हाइड्रोजन एटम मान लो। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रुका रहेगा तब तो यार ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे आके न्यूक्लियस पे चिपक जाएगा, और चिपक गया तो फिर एटम उतना ही छोटा हो जाएगा, फिर सारी चीजें मिलके ही रह रही हैं। ऐसा है नहीं, एटम का साइज काफी बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ही रहना पड़ेगा, काफी दूर रहना पड़ेगा, न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख गुना ज्यादा दूर उसको रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल तभी है जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, क्योंकि सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा तरीका है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिससे कि ये न्यूक्लियस की तरफ रिलेटिव डिस्टेंस कम नहीं होगा, अदरवाइज उसको कम होना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बताया जैसे हमारे, अब इसको समझाने के लिए, भाई ये बात सबको समझ में तो आती नहीं है, मैंने भी बोल दिया, आप लोगों में भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो उन्होंने एक मॉडल का सहारा लिया। उन्होंने बोला कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट्स घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही मान लो कि न्यूक्लियस इज बिहेविंग लाइक अ सन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक डिफरेंट प्लैनेट्स, जो इसके अराउंड सर्कुलर मोशन, ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर। अच्छा, इसमें भी बहुत मॉडिफिकेशन हुए, बाद में हमें पता चला है कि सन के अराउंड जो मोशन होता है ये इलिप्टिकल पाथ पे होता है, तो यहाँ पे भी आगे चल के इलिप्टिकल पाथ आए, है ना, लेकिन मतलब इन्होंने ऐसा बोला कि इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है। अच्छा, रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए हर मोमेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स उसके पक्का परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। नहीं, कभी आपने ट्राई करना हो तो एक धागे में एक छोटी सी पत्थर बांध लो, एक धागा ले लो एंड उसको फिर शक्तिमान की तरह ऐसे ऐसे रोटेट कराओ, आई मीन सर्कुलर मोशन में, तो आप देखो आपके फिंगर पे जहां पे आपने बांध रखा है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना स्पीड से रोटेट उसको करा रहे हो, उस हिसाब से इस पे फोर्स पड़ेगा, इजंट इट? तो वो आप अपने फिंगर फोर्स दे रहे हो उसको बेसिकली, इन द वो पास होकर के स्ट्रिंग के थ्रू उस पार्टिकल तक जा रहा है। तो इसको तो कोई बांध के नहीं रखा है, इसको कौन सा फोर्स मिल रहा है? तो फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स। एक होता है मैं तुम्हें धक्का देके गिरा सकता हूं, हो सकता है ना, और ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो बिना धक्का दिए तुम्हें गिरा सकती। नहीं भरोसा हो तो छोटी सी दीवार से साइड में ऐसे अटक के देखने की कोशिश करो, अगर वो कॉन्टैक्ट हटा दिया जाए तो टपल कर जाओगे ना पीछे, है ना। छत से मत कूदना यार तुम लोग कभी जिंदा रहना, साइड से। तो ग्रेविटी आपको बिना कांटेक्ट के, बिना ग्रेविटी ने तो कोई धक्का नहीं दिया, आप खुद ही नीचे जा रहे हो, तो वो फील्ड फोर्स है। तो यहाँ पे भी ये फील्ड फोर्स है, यहाँ पे कोई धागे नहीं लगे हुए हैं एटम इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये एक फील्ड फोर्स है जो इसको खींच रहा है। किधर की तरफ खींच रहा है? सेंटर की तरफ। ये कहां जाना चाह रहा है? उसके परपेंडिकुलर। इस वजह से वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर हल्का सा आएगा, थोड़ी देर बाद ये इधर मुड़ जाएगा, लेकिन अभी भी ये परपेंडिकुलर ही है, ध्यान रखना ये। और ऐसे फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मैं स्ट्रिंग बांध करके ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, वो भी फोर्स कौन सा था? सेंट्री। वो हमने कैसे प्रोवाइड किया? धागे के थ्रू प्रोवाइड किया, टेंशन के थ्रू प्रोवाइड किया। जो सन के चारों तरफ चीजें घूम रही है, वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी फील्ड फोर्स है। किसने प्रोवाइड किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया उसको वो वैल्यू, तो वो सेंट्रीपिटल। यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है तो दोनों ही फोर्स, ग्रेविटेशनल भी और चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल के मुकाबले जब बात छोटे पार्टिकल्स की आती है तो कई गुना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए बोलते हैं ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन एटॉमिक लेवल। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रेविटेशन G m1 m2 अपॉन,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के टाइम्स, ये जो के की वैल्यू होती है ना, तबियत खराब कर देगा तुम्हारा। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका जी का वैल्यू 10⁻, बोलो तुम लोग जानते हो, 6.67 इंटू 10⁻, माइनस, देखो इसको +11 कहां से याद आएगा, -11 होता है। यही सब गलती है तुम्हारा, प्लस से माइनस साइन में कोई तुम्हें मदद, कोई तुम्हें डिफरेंस, 10⁻⁻11 के ऑर्डर का है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब इनका रेशियो निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 10⁻20 टाइम्स मोर होगा। तो कहीं हम तो 1% को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो पता नहीं कितना कम हो गया। इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेंगे, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटी, और यहाँ कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स या इसी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसका फॉर्मूला ये है बेटा, ये एक्चुअली के की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसको परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है, गॉट इट? ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो इन्होंने यही समझाया कि भाई जो न्यूक्लियस है ना, मैं थोड़ा सेंटर में बना दूं, इधर खिसक गया था, तो इसके चारों तरफ बिल्कुल वैसे ही घूम रहा है जैसे हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स सदियों से घूमते आ रहे हैं, और ये इसको खींच रहा है, बट इसके पास कभी नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा इसके फोर्स की वजह से वो मुड़ता जा रहा है डायरेक्शन। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो इधर ही भाग जाता। ये फोर्स ही तो है जो उसको गोल गोल घुमाया जा रहा है, गोल, और वो हर समय सोच रहा है कि मेरे पास आ रहा है, बट कभी नहीं आ रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है फिक्स डिस्टेंस पे। हाँ, वेलोसिटी कहां से मिली? मिली होगी यार, मुझे क्या मालूम। अब ये वही वाली क्वेश्चन होगी, सर अर्थ को वेलोसिटी कहां से मिली कि वो गोल गोल घूम रहा है? चल, मिला होगा उसे, नेचर ने दिया। अरे बाबा, अभी मॉडर्न डिस्क्रिप्शन नहीं ना, अब तुम लोग करते करते पहुंच आओगे फिर वो स्ट्रिंग थियरी पे। स्ट्रिंग थियरी, ये सब चीजें अभी बहुत दूर की चीजें हमारे समझ से। अभी पहले इसको कर लें, क्लासिकल फिजिक्स करते हुए जब वो पूरी समझ आ जाए, फिर आएंगे क्वांटम पे, उसके बाद के डोमेन में घुसने की कोशिश करोगे, तब आएगा वो सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है? तो अभी 11वीं 12वीं के पहले इन सब चीजों पे फोकस कर लो, उसके बारे में करेंगे हम लोग बात। चलो जी, तो ये वैसे क्वांटम केमिस्ट्री में आएगा, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आएगा। फिजिक्स में 11वीं 12वीं के लेवल पे गलती से भी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा। केमिस्ट्री में है तो आप इमेजिन करोगे क्या कि मैं क्वांटम आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाऊंगा, बट उसकी जो फिजिक्स है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसको समझने का लेवल अभी आपका कहीं भी नहीं है। अभी तो आप यूनिटरी मेथड में 5 मोल से 1 मोल बन रहा है, उसमें हालत आपकी खराब हो जाती है। मैं एच कैफ साई इज इक्वल टू ई साई का वो बड़ा सा खतरनाक सा इक्वेशन बताऊंगा, उसमें तो जमीन पे लौटने लग जाओगे कि बस हो गया, आप साइंस छोड़ दो, है ना? तो वो अभी लेवल नहीं है, अभी उसके लिए आपका परसेप्शन लेवल बहुत ऊपर करना पड़ेगा, तो जाके आएगा, ठीक है? हाँ जी, बैठ जाओ, तकलीफ हो रही है बैठने में, ठीक। हाँ सुनो ध्यान से, क्लियर हो गया ना? तो इन्होंने जो मॉडल दिया वो कौन सा दिया? प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। एक दो लाइन लिखो और क्लास खत्म करते हैं, लिखो, राइट इट डाउन। हाँ जी बिल्कुल, डायग्राम बनाना है। पहले कहानी लिखो फिर डायग्राम बना लेना, यार कितने सवाल पूछते हो यार तुम, या पहले ही बना लो, मर्जी तुम्हारा है, मैंने रोक रखा है क्या? पर कूलम स्क्वायर बेटा, चार्ज है ना, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, 6.67। अच्छा जी, फटाफट लिखो तो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदर हेडिंग डाल के रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, पहला पॉइंट उसमें लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ
इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, जस्ट लाइक किसके जैसा? डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। इसलिए इनके मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम बुलाया था, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है जी। तो अगला लिखो, गोल गोल घूमने के लिए, सर्कल में घूमने के लिए यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। लिखते जाओ सब फटाफट। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन centripetal force required for circular motion of electron is provided by, कौन देता है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। गॉट इट? यहां तक समझ में आया आपको? तो ये तो था मॉडल किसका बेटा? तो यहां पे आप सन बना लो, ये यहां ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेना, और यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। गॉट इट बेटा? बोलो। अगर आप रिलेट करो तो जो फोर्स का वैल्यू आपने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ तो ये रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, रेडियल एंड टेंजेंट। आई होप कि आपने ये सब चीज फिजिक्स में धीरे धीरे सीखना है। प्रोजेक्टाइल शुरू हो गया है ना, तो उसमें सर ने आपको बताया होगा। अदरवाइज रेडियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंशियल इज पैरेलल टू दैट, इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल। गॉट इट? और इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है? v²/r। तो उन्होंने एक्सप्रेशन भी दे दिया। कूलम फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये एक्सप्रेशन। अब लेकिन इनकी कमियां भी बहुत सारी हैं। छोटी मोटी कमियां तो यही समझ लो कि इन्होंने एग्जैक्ट रेडियस नहीं बताया, कितने दूरी पे घूम रहा है किस एटम के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी नहीं बताया, कितने स्पीड से घूम रहा है। उसकी एनर्जी नहीं बताई, काइनेटिक पोटेंशियल वगैरह। ये सब इनकी कमियां हैं। लेकिन जो सबसे सीरियस ड्रॉबैक है वो आप मुझे कल थोड़ा सा स्टडी करके आकर के बताओगे। मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू इस पे क्लेम किया गया कि आपका मॉडल ही गलत है। तो आप पहले इसको पढ़ के आना थोड़ा, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ये लाइन। क्या हुआ? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखते हैं, यहां नॉट ऐसे, एप्सिलॉन नॉट। मत पूछो ना ये सब क्यों। परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। ये बस फोर्स का वैल्यू याद कर लो यार, खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे एवरीबॉडी।